नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग व्यंजन संधि की ओर पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि क्या होता है, आज हम अपना वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। इसका वजह है कि थोड़ा जिस स्थान पे हम हैं उस स्थान पे जहाँ पे रिकॉर्डिंग करते थे पहले, उस जगह पे अभी नहीं जा पा रहे। कुछ कारण है जिस वजह से, लेकिन वीडियो जाना ज़रूरी है। आप लोग का भी क्लास मिस हो जाता है तो इसलिए क्लासेज रहेगी, बट थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मेरा वाला वीडियो जो है आप नहीं देख पाएंगे। ज़्यादा नहीं, कल से आप लोगों को ये वीडियो भी मिलेगी, पर आज समझने की कोशिश कीजिए। केवल व्यंजन संधि की ओर थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। तो स्वर संधि के बाद हम पढ़े थे जैसा कि संधि जो है 3 प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि क्या होता है, देखिए, स्वर को छोड़ करके जितने भी वर्ण हैं, यानी व्यंजन वर्ण जो पढ़े थे हम लोग, व्यंजन वर्ण की संख्या पढ़े थे 33 पढ़े थे, ध्यान होगा आपको। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार जा कर के देख लीजिए वीडियो, फिर आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन कौन से 33 वर्ण हैं। तो उन 33 वर्णों का जो मेल है, इन 33 वर्णों का जो मेल होता है, इसी को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के 3 रूप हो सकते हैं। पहला, स्वर प्लस व्यंजन। दूसरा हो सकता है व्यंजन और व्यंजन। और तीसरा रूप इसका हो सकता है व्यंजन और स्वर। बस यही 3 रूप है और कुछ विशेष नहीं। यानी या तो स्वर व्यंजन, पहले इतना समझ लीजिए कि व्यंजन संधि का मतलब हुआ व्यंजन व्यंजन से मिल। लेकिन अगर कोई व्यंजन वर्ण स्वर के साथ भी मिलेगा तो भी वो व्यंजन संधि, या कोई व्यंजन स्वर के साथ मिलता है या कोई स्वर व्यंजन के साथ मिलता है तो भी वह व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। तो ये 3 रूप हो सकता है, क्योंकि अगर स्वर स्वर से मिलेगा तो स्वर संधि हो जाएगा, इसलिए स्वर इस कैटेगरी से बाहर होता है। आगे हम देखते हैं स्वर संधि के कुछ उदाहरण व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण आपके समक्ष है। जैसे वाक और इस, क और ई जो है दोनों मिला और क और ई मिल करके क जो है यह ग में परिवर्तित हो गया और हो गया क्या? वागिस। तो ये परिवर्तन आखिर कैसे हुआ? देख रहे हैं, एक तरफ क है जो व्यंजन है, आप ये स्पर्श व्यंजन वर्ण है, और ई जो है ये आपके स्वर वर्ण है। तो व्यंजन स्वर से मिला। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, सत और जन। आप देख रहे हैं यहाँ पे त हलंत है और त भी स्पर्श व्यंजन वर्ण है और ज भी स्पर्श व्यंजन वर्ण है, और ये त जो है ये ज में बदल गया। देखिए, त और ज मिल करके त ज में बदल गया और ज तो अपने मूल रूप में है, ज संयुक्त हो गया तो सज्जन हो गया। तो इस प्रकार से जो ये परिवर्तन हुआ है, ये दोनों मिल करके जो परिवर्तन आपको दिख रहा है, ये दोनों व्यंजन व्यंजन के साथ हुआ है। तो ये हुआ व्यंजन संधि का दूसरा उदाहरण। और तीसरा भी देख लेते हैं, उत और हार। देखिए, उत और हार ये भी व्यंजन व्यंजन ही है। त और ह मिला और त और ह मिल करके ध बना लिया और इस प्रकार से बना उद्धार। उत और हार यानी उद्धार। तो ये व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण हैं जो आपके समक्ष हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जो परिवर्तन होते रहता है, जैसे क ख ग होता है। कुल व्यंजन आपको बताए थे 25 स्पर्श व्यंजन है और 8 जो है अलग है, स्पर्श और उष्ण व्यंजन वर्ण। तो अलग अलग रूल है इसमें, इसका कोई भेद नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं है, स्वर संधि का भेद है। केवल और केवल स्वर संधि का ही भेद है, ना तो व्यंजन का भेद है और ना ही विसर्ग का भेद है। तो व्यंजन संधि जो है, यह व्यंजन संधि कुल कि कई इसके रूल धीरे धीरे पढ़ेंगे तो फिर मुझे स्पष्ट होगा कि कैसे कैसे कार्य करता है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है।
जैसे ऊपर भी देखे थे वागीश हुआ था, तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। किसी भी वर्ण में क, च, ट, त, प का मेल अगर किसी भी तीसरे वर्ण यानी ग, ज, ड, द, ब, आप इसको कैसे पहचानिएगा, तो आपको हम ऊपर जब आप स्वर वर्ण पढ़े होंगे तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार से लिख करके हम दिखाए थे, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रतीक वर्ण का लाइनिंग और वर्ग लिखा हुआ है। जैसे कवर्ग का पहला वर्ण क, चवर्ग का च, टवर्ग का त, पवर्ग का प और तवर्ग का त होता है। और तीसरा वर्ण प्रतीक वर्ग का आप देख रहे हैं क का ग, च का ज, ड का ड और त का ड, प का ब होता है। ये तीसरा वर्ण है, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है। या फिर ये चौथा वर्ण है घ, झ, ढ, ध, भ। तो ये चारों जो है पांचों चौथा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का। तो कहने का मतलब तीसरा या चौथा वर्ण केवल हम बोल दें तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पर जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक लाइनिंग बना दिए होंगे हम, आप वीडियो में जा कर के देख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। वहाँ से कुछ बातें जो है आप याद रखिए कि पहला वर्ण कौन होता है, दूसरा वर्ण कौन होता है, तीसरा वर्ण कौन होता है, चौथा वर्ण कौन होता है, पाँचवा वर्ण कौन होता है। बस 5 ही तो होता है और 5 का ही 5 होता है, यानी 25 हो गया। तो उसके बाद क्या है अंतस्थ, तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण य, र, ल, व। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण के बाद आप तीसरा वर्ण देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन वर्ण ये 4 ध्यान रखिएगा। जब किसी पहले वर्ण का मेल किसी तीसरे, चौथे या फिर अंतस्थ व्यंजन वर्ण यानी य, र, ल और व के साथ होता है तो वह क्या बन जाता है, पहला वर्ण जो है वह पहला वर्ण यानी ये चारों खुद व खुद तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तीसरे वर्ण आपके सामने है, यहाँ अगर नहीं देखने में परेशानी है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इस तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, कुछ उदाहरण है जैसे आपके समक्ष देखिए दिग्गज, देख रहे हैं दिग्गज, दिक और गज। तो ये क जो है तीसरे वर्ण से मिला और तीसरे वर्ण से मिला तो क जो है ये ग में बदल गया। अब क ग में बदला, लेकिन ये हलंत है तो हलंत के साथ ही बदलेगा और बाकी इधर ग है, हलंत अगर नहीं होगा तो वो क नहीं अ हो जाएगा अंत में, फिर वहाँ पे दूसरा रूल काम करेगा। तो यहाँ अब देख रहे क जो है ग में बदल गया, अब ये क ग में बदल गया, दी तो इधर रहेगा ही, क ग में बदल गया, ये ग भी रहेगा तो दिग्गज। ठीक उसी प्रकार से दिक और अंत है, आप देख रहे हैं किसी स्वर से भी मिलेगा तो वही हाल है। तो दिक और अंत है, आपको हम स्वर मिस कर दिए होंगे। किसी भी देखिए किसी भी स्वर से भी अगर मिलता है कोई भी व्यंजन पहला वर्ण, तो किसी भी स्वर से मिलेगा तो वह ग बना लेगा। पहला वर्ण अगर होगा तो किसी भी स्वर से मिलेगा तो वह ग बना लेगा। ठीक है, तो दिक और अंत, तो ये क केवल ग में परिवर्तित हुआ और अ लग गया तो अगर ग हलंत है और इसके बाद अगर अ आता है, अ आएगा तो ये ग ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ये हलंत हट जाएगा, हलंत हट कर पूरा ग बना लेगा, तो पूर्ण ग बन गया और अनुस्वार तो रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार से दिगंत बन गया। दिक और विजय, देख रहे हैं यहाँ पे वो आया, वो आपको बताए थे य, र, ल, व कोई भी आएगा तो फिर वही चीज़ है, क केवल ग में बदलेगा, बाकी सेम चीज़ें रहेगा तो दिग्विजय। इसी प्रकार से वाक और इस फिर स्वर आया और स्वर आया तो इस किस में बदलेगा, वागीश में। यह उदाहरण तो हम पहले भी देखे थे, क के बाद कोई स्वर भी आए, स्वर के अलावा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या फिर अंतस्थ यानी य, र, ल, व, ये कोई भी इन सब में से आता है तो वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखते हैं च से संबंधित कुछ उदाहरण। अच और अंत, अब च है, इसके बाद क्या आया, स्वर आया, तो च किस में बदल जाएगा, तो च जो है ज में बदल जाएगा, अजंत हो जाएगा। वही चीज़ें है च और आदि, तो अजादि। ट है, ट से संबंधित है, इसके बाद स्वर आया, ट के बाद स्वर आया तो ट जो है ड में बदल जाएगा, सडानन। सट जो रिपु, ई आया, ह्रस्व है, र है, य, र, ल, व 4 बताए थे तो भी वही चीज़ हो जाएगा, सड्रिपु। इसके बाद देखिए यहाँ पे भगवत जो भजन है
भगवत जो भजन प फ ब भ चौथा आ रहा है, तो चौथा आ रहा है भजन में, तो ये त जो है चौथा में मतलब तीसरा में बदल जाएगा, क्योंकि इसके बाद चौथा वर्ण है। और नियम कहता है कि तीसरा चौथा कोई भी आए, या यर लवा आए या कोई स्वर आ जाए तो वह तीसरा में बदल जाएगा, तो ये भगवत भजन हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ और उदाहरण है। उत और योग, उत और योग आप देख रहे हैं, तो उत और योग उद्योग हो जाएगा। सत और भावना, सद्भावना। सत और गुण, ये केवल ये बदलेगा, त जो है अपने तीसरे में बदल जाएगा तो द में बदल गया। सत और गुण तो द में बदला, तो द बन गया, सद्गुण हो गया। ठीक उसी प्रकार से अप और अज, तो अप और ज मिलेगा तो ये प जो है ब में बदल जाएगा, अब्ज। केवल प का परिवर्तन है, यानी अंतिम वाला वर्ण केवल बदलेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अप और धी, तो अवधि। प जो है ब में बदल गया। अप और अंत, यहाँ पे प में हलंत होगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, प में हलंत अगर नहीं रहता है तो ये फिर दूसरा रूल काम करेगा, ये यहाँ पे सुपांत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर अ होगा तो अ और अ मिल करके आ बनाता है, इस बात को शायद आपको पता होगा या ध्यान होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुप और अंत, प में हलंत होगा तो ये प जो है ब में बदल जाएगा, सुपंत हो जाएगा। ठीक है, तो अगले दूसरे वर्ण को हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही आप ध्यान दीजिए, और कल के वीडियो में फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। हो सकता है कल से अंग्रेजी की क्लास हो, या फिर एक दिन के बाद से अंग्रेजी की क्लास हो। आप लोग घबराइए नहीं, अंग्रेजी के लिए हल्ला नहीं कीजिए, आपको पूरा का पूरा अंग्रेजी हिंदी कराया जाएगा। जब तक जितना संभव है हिंदी खींचिए, और कल या परसों से पुनः अंग्रेजी की क्लास होगी, तो लगातार अंग्रेजी की क्लास ही होगी कई दिनों तक। फिर बीच में जब समय मिलेगा तो हम आगे की संधि जो है आपका ख़त्म कर देंगे। इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बिना किसी टेंशन के ध्यान से पढ़ते रहिए, घर पे मेहनत कीजिए, पूरा का पूरा नंबर ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा उतना अच्छा मार्क्स उठा पाइएगा। और दोनों सब्जेक्ट में 90 क्रॉस करना मेरे हिसाब से बहुत उचित होता है, चाहे वह हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, दोनों में आप 90 कम से कम क्रॉस कर लीजिए। और ये नंबर आपको देखने में बड़ा लगता होगा बहुत सारे बच्चों को कम भी लगता होगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा डिजिट है जो लगभग बड़ा ही लगता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि हम इसे कवर नहीं कर पाए। हमने इस प्रयास को काफ़ी ज़्यादा मतलब कई बार इसको सफल करने का प्रयास किया, और कई सारे बच्चे ने इस आंकड़े को आगे बढ़ा दिया हुआ है। तो आप इस आंकड़े को बढ़ाना मतलब कई सारे बच्चों ने बढ़ाया, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए भी कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। तो 90 नॉर्मल, सबसे कम अंदाज रखिए कि 90 से कम से कम मेरा मार्क्स नहीं है। उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों पर खरे उतरेंगे और आप अच्छे अंक ला करके अपने भविष्य को और उज्जवल बनाएंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।